वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो मैं सभी 6 to 10th की सीक्वेंस में एक एक चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। तो आज हम अपना 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। 8th चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। बारी बारी से सारे कराऊंगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और ये 9th में आपने शायद जो बच्चे 9th में गए हैं उन्होंने 8th में नहीं किया था पिछली बार, ठीक है। इसलिए मैं पहले ये करा रही हूँ ताकि अगर वो भी हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं, ये हम जानते ही हैं। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। अब निर्जीव वस्तुएं देखो बेटा, मेज है, मेज तो कुछ कार्य नहीं करती, वो एक जगह पर रहती है। लेकिन जो सजीव है, पेड़ पौधे हैं, अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अन्य जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने भोजन की खोज में, ठीक है, या फिर कुछ और भी कार्य करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? तो विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं। देखो उनके जो सजीव हैं उनके अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि हम मनुष्य से लेते हैं तो उनके अंदर जो अमाशय होता है वो क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। हृदय होता है जो वो क्या करता है, रक्त को पंप करता है एक भाग से दूसरे भाग में शरीर के, ठीक है। और जो तंत्रिका होती है, जो मस्तिष्क होता है, वो क्या करता है, सोचने का कार्य करता है। हाथ जो होते हैं कोई भी कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु को ले जाने लाने का कार्य करता है। पैर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कार्य करते हैं। तो हर एक चीज़ का कार्य अलग अलग है, ठीक है। जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं इस अध्याय में आप अपने अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। तो अब आप देखो जो जो आपने कार्य गिने, आप ये सोचो हाथ जो है उनकी संरचना अलग है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क की संरचना अलग है, हमारे अमाशय की संरचना अलग है, हमारे हृदय की संरचना अलग है। एक जैसे तो है नहीं सारे, ठीक है। अब ये जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग है, ठीक है। वो क्यों है अलग? क्योंकि वो एक मूलभूत इकाई से बने हुए हैं जिसका नाम क्या है, कोशिका, ठीक है। तो हर जितने भी हमारे अंग हैं वो उनकी एक संरचनात्मक मूलभूत इकाई है जिसका नाम क्या है, कोशिका। इन सभी के अंदर क्या होती है, एक मूलभूत संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। अब देखो कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से करके अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि एक भवन होता है, भवन में एक ये दीवार है, ये दीवार क्या है, ईंटों से मिलकर बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके ईंटों से बनी हुई है ये। तो ऐसे करके ये पूरी दीवार का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मूलभूत इकाई क्या हो गई इसकी, इस दीवार की, ये ईंट हो गई, एक ईंट, ठीक है। ऐसी ही हजारों लाखों ईंटों ने मिलकर ये एक दीवार बनाई है। ऐसे ही एक जीव है, उस जीव का एक इतना हिस्सा वो एक कोशिका से बना है। ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर क्या किया, उस पूरे के पूरे जीव का निर्माण किया है, ठीक है। तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई, मूलभूत इकाई हो गई उसकी, जिसको हम कोशिका कहते हैं जीवों के अंदर। और भवन के अंदर मूलभूत इकाई क्या है, एक ईंट है जिससे मिलकर वो भवन बना है, ठीक है। तो जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम देखते हैं कोशिका की खोज हुई कैसे। हमने ये तो पढ़ लिया कि कोशिका है, हम उसको कोशिका बोल रहे हैं। इस कोशिका का पता कैसे लगा कि जीवों के अंदर कोशिका है? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया, ठीक है। अब ये स्लाइस क्या है, कॉर्क क्या है? तो रॉबर्ट हुक क्या एक वैज्ञानिक था। 1965 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने क्या किया, एक पेड़ होता है बेटा, पेड़ का जो ये हिस्सा है बाहरी, तुम देखते होंगे, जिसको बक्कल भी बोलते हो या छाल बोलते हो, उस छाल को लिया, उस छाल के छोटे से टुकड़े को लिया जिसको कॉर्क का नाम दिया गया, ठीक है। उस कॉर्क से उसने क्या किया, एक पतली सी स्लाइस निकाली, बहुत ही पतली सी, ठीक है। जैसे तुम कई बार देखते होंगे तुम्हारी जो चीक है, ठीक है, चीक के अंदर का जो हिस्सा बहुत पतला सा होगा, उस उतना पतला सा लिया उसने और एक क्या लिया, कांच के उस पर रखा, कांच का एक स्लाइड ली, ठीक है। ऐसी स्लाइड होती है कांच की, एक पतली सी स्ट्रिप, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्केल होता है तो बिल्कुल स्केल जैसी एक पतली सी कांच की स्लाइड होती है, उसके ऊपर उसने उसको रखा, ठीक है, कॉर्क की जो छोटी सी स्लाइस थी। फिर कॉर्क पेड़ की एक छाल का एक भाग है, उन्होंने कॉर्क की पतली सी स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे, ठीक है। अब जो ये ये कॉर्क थी या उसकी स्लाइस थी, उसने उसको बड़ा करके देखा सूक्ष्मदर्शी की सहायता। तो उसने क्या देखा, इसमें ऐसे
अलग अलग क्या है, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और उनके अंदर छोटे छोटे काले धब्बे भी हैं। ठीक है, ये जैसे तुम्हें दिखाई दे रही है बहुत छोटे हैं, मैंने और बड़ा करके तुम्हें दिखाया है। ठीक है, और ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में क्या होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे होल होते हैं। ठीक है, उसमें तो इस तरीके के होते हैं, ऐसे करके बने होते हैं, पूरा छत्ता बना होता है। तो इस तरीके के बक्से वो दिखाई दिए। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। अब जो ये छोटे छोटे से बक्से उसने देखे थे, ये इन सबको उसने किसका नाम दिया, एक कोशिका का नाम दिया। ये भी कोशिका, ये भी, इन सभी को उसने कोशिका का नाम दिया क्योंकि एक सारे बक्से एक जैसे थे। ठीक है, अब हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिका थी। अब देखो उसने क्या देखा था बेटा, पेड़ की एक छाल पर देखा था। जो पेड़ की एक छाल है बेटा, वो कुछ ऐसा कार्य तो करती नहीं है, तो वो तो मृत है। जैसे हमारी स्किन पर भी डेड सेल आ जाते हैं, डेड सेल जो बोलते हैं वो सेल का मतलब कोशिका होती है। ठीक है, तो वो मृत कोशिका, डेड सेल का मतलब क्या हुआ हिंदी में, मृत कोशिका। तो वो मृत कोशिका की उसने खोज की थी। लेकिन अब सजीवों की बात आती है, क्या सजीवों में भी ऐसे ही होता है? तो सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। मतलब कि संवर्धित मतलब उन्नत। पहले जो उसने देखा था, उसने अपने आप से जो सूक्ष्मदर्शी बना रखा था जुगाड़ से, उससे देखा था। लेकिन जो सजीव थी, सजीवों की जीवित कोशिका को जब उन्नत हमारे पास सूक्ष्मदर्शी आ गए, अच्छी टेक्नोलॉजी वाले, उससे देखा गया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद की बातें हैं बेटा। ये तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कोशिकाओं के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धक क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी अथवा अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका। जब ये संवर्धित मतलब बहुत छोटी सी भी वस्तु को बहुत बड़ा करके जब दिखाते हैं, उन सूक्ष्मदर्शियों के आने के बाद ही हम इतनी खोज कर पाए। ठीक है, तो और ये खोज किसने की थी बेटा, सजीवों की जीवित कोशिका की ये की थी ल्यूवेनहॉक ने। या बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हो। अब उसके बाद ये कोशिका है क्या बेटा, देखो अब हम कोशिका को पढ़ते हैं। तो कोशिका क्या है, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाइयाँ। अब मूलभूत संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का निर्माण करने में जो छोटी सी इकाई का यूज हुआ है और ऐसी बहुत सारी इकाइयों का, उसको मूलभूत इकाई बोलते हैं। जैसे भवन के निर्माण में एक छोटी सी ईंट का इस्तेमाल होता है जो बहुत बड़ा भवन बनाता है, ऐसे ही कोई भी मनुष्य को बहुत बड़ा बनाने में एक छोटी सी इकाई जिसे कोशिका कहते हैं उससे बना होता है। तो ये इसकी मूलभूत संरचनाएं हो गई। ठीक है, यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। अब तुम देखोगे ईंटें क्या होती हैं, एक जैसी होती है देखने में, लेकिन उनका जो आकृति होती है या डिजाइन है या साइज उनका अलग छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। अब देखो ऐसे ही सजीव क्या हैं, एक दूसरे से देखने में तो अलग है। ठीक है, जंतु अलग है, हिरन अलग है, गाय अलग है, मनुष्य अलग आकृति के, पेड़ पौधे अलग आकृति है, लेकिन उनकी जो मूलभूत इकाई है उसको देखोगे तो वो एक जैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल है। अब जो ईंट है उनको तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन जो जीवित मनुष्यों के अंदर पाई जाती हैं कोशिकाएं वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। बहुत ज़्यादा मतलब कि एक जाल सा होता है जिसको समझना में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछ रही है पहेली, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई देता है, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिका का एक समूह है? अभी हमने क्या कहा कि हमें सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं दिखाई देती कोई भी कोशिका, लेकिन कुछ कोशिकाएं बेटा ऐसी हैं जो हमें ऐसे नॉर्मल आंखों से भी दिखती हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा क्या है बेटा, एक एकल कोशिका, यानी कि एक कोशिका, जैसे एक मनुष्य के निर्माण करने में ये छोटा सा बॉक्स था ना, ऐसे बहुत सारे बॉक्स ने मिलकर क्या बनाया था, एक मनुष्य बनाया था। तो ये जो मुर्गी का अंडा है वो एक इस बॉक्स के बराबर है। ठीक है, ये आकार में बड़ी है कोशिका, इसलिए हमें दिखाई दे जाती है, और ये आकार में बहुत छोटी है इसलिए हमें दिखाई नहीं देती थी। ठीक है, जब ये काफ़ी सारी मिली तब जाके हमें एक मनुष्य दिखाई दिया या कोई जीव दिखाई दिया, लेकिन जो मुर्गी का अंडा है वो इतनी बड़ी है आकार में कि हम उसको नॉर्मल ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ऐसे ही सभी के अंदर एक केंद्रक होता है हर कोशिका के अंदर। तो ये अब हम इसको क्या कहेंगे, एकल कोशिका ही कहेंगे, यानी कि एक कोशिका है, ये काफ़ी सारी कोशिकाओं का समूह नहीं है, ये क्या है, एक कोशिका है।
ठीक है, यानी कि एक ही कोशिका के द्वारा बना हुआ है मुर्गी का अंडा। देखो ये ईंट की दीवार है और ये क्या है, एक प्याज की झिल्ली है बेटा, जिसको उसने देखा था रॉबर्ट हुक ने, किसमें, क्या नाम है, स्लाइड लगा के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। तो जैसे छोटी छोटी ईंटों ने मिलकर एक भवन का निर्माण किया, ऐसे ही छोटी छोटी कोशिकाओं ने मिलकर क्या किया है, उस प्याज का निर्माण किया है। ऐसे ही अन्य जीवों के अंदर भी होता है। ठीक है, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, आकार में बड़ा होने के कारण हम इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। ओके, तो आकार, जो इनका आकार है वो छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। अब देखो जो सजीव होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाओं की संख्या है, ऐसा तो है नहीं कि जो जिराफ है उसके अंदर भी भाई मान लो लाखों में है, तो मनुष्य के अंदर भी मान लो जिराफ के अंदर 1 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर भी 1 लाख ही कोशिका होंगी या हर किसी के अंदर। सभी के अंदर उसके मतलब कि आकृति के आकार पर, संरचना के आधार पर अलग अलग कोशिकाओं का समूह हो सकता है। किसी में लाख होंगी, किसी में 2 लाख होंगी, किसी में एक ही होगी। जैसे कि अंडे में देखा हमने, एक ही कोशिका ने बनाया हुआ है उसे। ठीक है, साइज पर नहीं जाना है हमें। ठीक है, मतलब कि किसी जीव के साइज पर नहीं जाना है, हमें उस कोशिका के साइज पर जाना है। जितनी बड़ी कोशिका होगी उतने कम कोशिकाओं के समूह से बनी होगी, जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा कोशिकाओं के समूह से मिलकर वो बनी होगी। ठीक है, वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वस्तु को बड़ा करके देखते हैं, वो किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया गया। अभिरंजक क्या है बेटा? मतलब कि हम उसमें कलर डाल देते हैं ताकि उसमें जैसे कि कोई लाइनिंग होगी तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, जैसे बीच में कुछ है तो वो अलग अलग, हमें अलग से उसके क्या होंगी, बाउंड्री दिखाई देंगी अगर हम कलर लगा देंगे तो। ठीक है, पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वे आकृति और साइज में भिन्न भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज और एवं कोशिकाओं की संख्या में भी क्या है, भिन्नता है। आइए इनमें से कुछ काम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो कोशिकाओं की संख्या, तो क्या आप किसी लंबे वृक्ष और हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों और खरबों में होती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में अलग अलग होती हैं और कोशिकाओं के विभिन्न समूह के अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अब देखो क्या बोला है कि जो बहुकोशिकीय जीव यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। मुर्गी का अंडा तो सिर्फ एक कोशिका से बना था, तो इसलिए वो एक कोशिकीय हो गया था, एकल कोशिका हो गई थी। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो वो जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो अरबों और खरबों में हैं। ठीक है, और अरबों और खरबों में जो कोशिकाएं हैं वो सारी एक जैसी नहीं है, अलग अलग आकार की और आकृति की है। जैसे कि अब तुम देखोगे तुम्हारी क्लास है, क्लास के अंदर बच्चे बहुत सारे हैं तो सारे ही बच्चे, लेकिन कोई छोटा है हाइट का, कोई बड़ा है हाइट का। ठीक है, कोई अलग है, कोई अलग है, तो सब अलग अलग है, लेकिन पूरी क्लास का निर्माण उन्होंने किया है। ऐसे ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। अब यहाँ पे देखो अरब का मतलब क्या, 1 अरब के अंदर 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ठीक है, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ओके, ये तुम्हें समझाने के लिए बस। अब यहाँ पर वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उनको बहुकोशिक जीव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश में मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। मल्टी का मतलब अनेक और सेल्यूलर का मतलब कोशिका, तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो छोटे जीव हैं, छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों के किस प्रकार प्रभावित नहीं करती। देखो बड़े जीवों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, छोटे जीव के अंदर बहुत कम कोशिकाएं होंगी, लेकिन कार्य तो छोटा भी उतना ही करेगा और बड़ा भी उतना ही करेगा। जैसे अब तुम देखो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर भी उसके आमाशय भी होता है, उसका फेफड़े भी होते हैं, हृदय भी होता है, आँख कान नाक सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही बड़े जीव, बड़े मनुष्य के अंदर भी होती है, कार्य सारे होते हैं, बस कोशिकाओं की संख्या अलग कम हो जाती है, कार्य सारे होते हैं। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। अब देखो जितने भी बड़े बड़े जीव बने हैं वो सब, अब बड़े बड़े जीव का मतलब उनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन वो इतना बड़ा जीव वो सिर्फ एक कोशिका से ही बना है। ठीक है, प्रारंभ में वो एक इतनी सी कोशिका थी, वो आपस में डिवाइड होते होते, डिवाइड अपने आप को डिवाइड करते करते, विभाजित करते करते इतनी बड़ी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक निषेचित अंडा है, जैसे अब आप ये देखो मुर्गी थी बेटा, मुर्गी का एक अंडा था, वो एक कोशिका है। अब ये मुर्गी का अंडा कुछ दिन बाद मुर्गी भी तो बन जाता है,
तो वो मुर्गी बनती है, तो मुर्गी के अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो वो कैसे बनती हैं, वो क्या होती है, ये निषेचित जो अंडा था ये धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है, डिवाइड कर करके डिवाइड अपने आप को विभाजित करता रहता है समय समय पर, और एक मुर्गी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो निषेचित अंडा गुणन करता है। गुणन मतलब क्या है, अपने आप को अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। चित्र 8.3 ए बी को देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये दिखाए गए हैं, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। ये दोनों क्या है, एक कोशिका जीव है, यानी कि पूरी की पूरी ये क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, ये बहुत सारी कोशिकाएं नहीं है, आकार पर मत जाना। जैसे अंडा एक कोशिका थी पूरी की पूरी, ये जीव पूरा का पूरा जीव एक कोशिकीय जीव है। इसमें सिर्फ एक ही कोशिका है जो सारे कार्य करेगी। जैसे तुम बेटा घर में रहते हो, ठीक है, एक इस घर में रहता है, एक इस कमरे में रहता है। एक कमरा है तो वो पढ़ेगा, खाएगा, सोएगा, नहाएगा, धोएगा, सब यहीं करेगा। लेकिन जो बड़े वाला कमरा, बड़े घर वाला होगा, वो क्या करेगा, सोने के लिए अलग कमरा होगा, खाने के लिए अलग, रहने के लिए अलग, पार्क उसमें अलग होगा, उसके किचन अलग होगी, ठीक है, बेडरूम अलग, सब चीज़ें अलग अलग होंगी। लेकिन एक कोशिका में, एक कमरे वाले में एक जगह ही होगा सारे काम। तो ऐसे ही एक कोशिका जीव के अंदर सारे काम यहाँ पर होंगे। ये सारे एक कोशिका जीव हैं, लेकिन काम सब होंगे इसमें भी। ठीक है, बस ये है कि इसमें यही कोशिका सारे करेगी, बहुकोशिका जीवों में अलग अलग करेंगे। जैसे सांस लेने का कार्य हमारे फेफड़े करेंगे, भोजन पचाने का कार्य हमारा आमाशय करेगा, तो ये बहुकोशिका जीवों के काम थे। लेकिन इसमें सांस लेना हो या भोजन पचाना, वो सारे ये कोशिका करेगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो, ये हमने कर लिया, बहुकोशिका जीव कहते हैं और एक कोशिका। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिका जीव करते हैं, यानी कि सारे कार्य उसके अंदर भी होते हैं। बस वो बात है, जैसे अब तुम एक कमरे में रह रहे हो किराए पर, तो ऐसा तो है नहीं अब तुम किराए पर रह रहे हो तो तुम सिर्फ खाओगे, सोओगे नहीं, कार्य तो तुम भी सारे करोगे। जो एक व्यक्ति बड़े घर में रह रहा है और जो एक व्यक्ति एक कमरे में रह रहा, काम तो वो सारे करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनमें होता है। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, पचाता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है और प्रजनन भी करता है। मतलब कि श्वास लेना, पचाना, अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंदर लेना, और उत्सर्जन मतलब कि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वृद्धि करना यानी कि आकार में वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, और प्रजनन करना यानी कि अपने ही जैसी प्रजाति को जन्म देने का कार्य भी सारे जीव करते हैं। ठीक है, बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब एक घर में सिर्फ एक ही हो बेटा तुम, तो तुम क्या करते हो, तुम ही सारे कार्य करते हो। लेकिन अगर तुम्हारे भाई बहन भी होंगे तो तुम अपने काम को बांट देते हो कि ये काम वो करेगा, ये वो करेगा। अब एक कोशिका जीव में तो एक ही है तो वही सारे करेगा, लेकिन बहुकोशिका जीव में बहुत सारे होंगे तो वो बंटवारा कर लेंगे अपने कार्य का कि ये वो काम करेगी, ये वो। ठीक है, तो कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करता है। अब देखो बेटा क्या होता है, जो बहुकोशिका जीव है उसमें बहुत मान लो ये ग्रुप है, इतनी सारी ग्रुप मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। अब इधर वाला ग्रुप मिलकर क्या कर रहा है, ये एक अलग कार्य, ये पचाने का कार्य कर रहा है, ये श्वास लेने का। तो ये जो कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, जो एक प्रकार का विशिष्ट कार्य करेगा उसको हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का वह समूह जो किसी भी एक विशिष्ट कार्य को करता है वो उत्तक कहलाता है। जैसे ये मान लो आमाशय बना रही हैं और ये हृदय बना रही हैं, तो ये वाला कोशिकाओं का समूह उत्तक है, ये वाली कोशिकाओं का समूह भी उत्तक है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं हर प्रकार का उत्तक। ठीक है, तो विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। इसने हृदय का किया और इसने क्या किया, आमाशय का किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है अमीबा और पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड, मतलब कि तुम देख सकते हो, बट अब तुम स्कूल में भी नहीं आ रहे हो बेटा, तो कैसे देख पाओगे। तो यहाँ पर देखो, अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप में बनने के कारण होती है। अब क्या होता है बेटा, ये जो अमीबा होता है ये आकृति अपनी बदलता रहता है। ठीक है, ऐसा है, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, मतलब कि अपना वातावरण देखेगा। मान लो इसको इधर खाना दिख रहा है तो ये इधर से अपना एक ऐसे करके बना लेगा पादाप। ठीक है, खाने को अंदर लेने के लिए। तो ये अपनी आकृति बदलता रहता है अपने कार्य के अकॉर्डिंग। जैसे तुम मान लो एक कमरे में हो, तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद तुम अपना हो सकता है यहाँ पर पढ़ने का काम बना लो, यहाँ पर सोने का बना लो, यहाँ पर खेलने का बना लो, तो वो अपने अकॉर्डिंग है जैसा तुम्हें सही लगेगा। ओके,
देखो हमने इतना तो जान लिया कोशिकाओं की संख्या क्या थी, ठीक है। अब जो हमारी कोशिकाओं की आकृति है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना जो भी इस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।